7 अक्टूबर के नरसंहार के बाद हमें जो सवाल पूछने चाहिए वे सिर्फ फिलिस्तीनी अरबों की बर्बरता के बारे में नहीं हैं, जिन्होंने होलोकॉस्ट के बाद यहूदियों का सबसे बड़ा नरसंहार किया। हत्या, बलात्कार, यातना, अपहरण और अंधाधुंध विनाश के उन्माद के बीच यही वो बात है जिसने दुनिया के बड़े हिस्से को इसे तर्कसंगत ठहराने, उचित ठहराने और यहाँ तक कि इसकी सराहना करने के लिए प्रेरित किया। आज थिंक ट्वाइस पर हम 7 अक्टूबर के बाद बढ़े यहूदी विरोधी भावना और इसके वैश्विक समाज पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा करेंगे, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर के साथ जिन्होंने एक महत्वपूर्ण नया काम किया है, जिसमें उन्होंने सही ही इसे बुराई की ओर सामूहिक पतन कहा है, उसे उजागर किया है। नमस्कार और थिंक ट्वाइस में आपका स्वागत है। 7 अक्टूबर 2023 को क्या हुआ, क्यों हुआ और उसके बाद की घटनाओं को कैसे समझा जाए, इसे समझाने में बहुत प्रयास किया गया है। हमने पिछले लगभग 3 वर्षों में, जब से हमास के नेतृत्व में फिलिस्तीनी अरबों ने इजराइल पर हमला किया और उस दिन जो अकल्पनीय अत्याचार हुए, सिर्फ यह नहीं देखा कि यह यहूदी विरोधी घृणा के समर्थन में वृद्धि है, बल्कि यह भी देखा है कि इसे मीडिया और संस्कृति में किस तरह मुख्य धारा बना दिया गया है। आधुनिक इजराइल राज्य के निर्माण के बाद ज़ायनवाद विरोध एक ऐसी आंदोलन बन गया है जो यहूदियों के उन अधिकारों को नकारना चाहता है जिन्हें किसी और से छीनने की कोई सोच भी नहीं सकता। हमेशा से ही यह यहूदी विरोधी भावना से अलग नहीं रहा है, लेकिन 7 अक्टूबर की प्रतिक्रिया ने इसे फिर से साबित कर दिया है। और यही वजह है कि यहूदी द्वेष अब केवल आम बात नहीं रह गई है, बल्कि उदारवादी समाज में इसे इस तरह से स्वीकार्य बना दिया गया है जिसकी कल्पना कुछ समय पहले तक बहुत कम लोगों ने की थी। जैसा कि फिल्म निर्माता ग्लोरिया ग्रीनफील्ड तर्क देती हैं, यह रहा है, ये बुराई की ओर एक सामूहिक पतन है और हमें सम्मानित महसूस हो रहे हैं कि आज वह हमारे साथ हैं ताकि हम उनके नए डॉक्यूमेंट्री जो 7 अक्टूबर और उसके बाद की घटनाओं पर हैं, उस पर चर्चा कर सकें, लेकिन उनके अपने व्यक्तिगत सफर के बारे में भी, जिसमें वह कट्टर वामपंथ से अपनी वर्तमान मिशन तक पहुंची हैं, जिसमें वह नफरत को उजागर करती हैं और युद्ध के बारे में सच बताती हैं। मार्क्सवादियों और इस्लामवादियों का रेड ग्रीन गठबंधन और उनके अनुदारवादी सहयोगी इजराइल और यहूदियों के खिलाफ युद्ध छेड़े हुए हैं। ग्लोरिया ग्रीनफील्ड एक पुरस्कार विजेता डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता हैं जिनका ध्यान यहूदी पहचान और यहूदी राष्ट्रीय अस्तित्व को मजबूत करने पर है, साथ ही यहूदियों और पश्चिमी सभ्यता पर हो रहे वैचारिक हमलों का सामना करने पर भी। 1970 और 80 के दशक में देश की प्रमुख यहूदी नारीवादी और प्रकाशक में से एक, उन्होंने वामपंथ की यहूदी विरोधी सोच का सामना करने के बाद उससे दूरी बना ली। 2008 में डॉक एमिट प्रोडक्शन की स्थापना के बाद से उन्होंने कई महत्वपूर्ण कृतियां बनाई हैं, जिनमें 2008 की द केस फॉर इजराइल डेमोक्रेसीज आउटपोस्ट शामिल है, 2011 की अनमास्क्ड जुडियोफोबिया, 2014 की बॉडी एंड सोल द स्टेट ऑफ द जूइश नेशन, 2008 की द फाइट ऑफ आवर लाइव्स डिफीटिंग द आइडियोलॉजिकल वॉर अगेंस्ट द वेस्ट, 2022 की सिविलाइजेशन इन द डेंजर जोन, और साथ ही उनकी सबसे हालिया नई रिलीज हुई डॉक्यूमेंट्री अ कलेक्टिव डिसेंट इनटू इविल द लीथल ऑब्सेशन विद ज्यूज एंड द जूइश स्टेट, जो फिलहाल स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध है। ग्लोरिया ग्रीनफील्ड थिंक ट्वाइस में आपका स्वागत है। यहाँ होना मेरे लिए बहुत सम्मान और खुशी की बात है। धन्यवाद। ग्लोरिया, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। मैं आपसे आपके नए फिल्म के बारे में पूछकर शुरू करना चाहता हूँ, जो 7 अक्टूबर और उसके बाद की घटनाओं यानी अ कलेक्टिव डिसेंट इनटू ईविल के बारे में है। 7 अक्टूबर एक ऐसी घटना थी जिसकी व्यापक रूप से रिपोर्टिंग और चर्चा हुई थी। उस चर्चा में क्या चीज या उसके बाद की कौन सी बातें छूट गई थीं, जिन्होंने आपको अपने नवीनतम प्रयास का विषय बनाने के लिए प्रेरित किया? अम, जो चीजें छूटी थी उससे भी ज्यादा मेरी समझ ये थी कि लोग, अच्छे लोग, सच में ये समझने में बाधा आ सकती है कि उस समय ऐसा क्यों हुआ, अगर हम अपने दुश्मनों की विचारधाराओं, रणनीतियों और लक्ष्यों को न समझें। और यह भी समझना कि जो हमारे दुश्मन हैं, वे सिर्फ हमारे ही दुश्मन नहीं हैं। वे सिर्फ हमारे ही नहीं, बल्कि स्वतंत्र विश्व और उन सभी लोगों के भी दुश्मन हैं, जो उनकी विचारधाराओं को नहीं मानते।
मुझे लगा कि सबसे स्पष्ट रूप से बोलने वाले विशेषज्ञों को वापस लाना बहुत जरूरी होगा। विद्वानों और विश्लेषकों को बुलाना चाहिए जो हमें समझा सकें कि इस नफरत की शुरुआत कैसे हुई। औपनिवेशिक आतंक से लेकर आज हम जहां हैं वहां तक। ये नया नहीं है। शायद कुछ तरीके अलग हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में हम इससे पहले भी गुजर चुके हैं। हमारी पिछली पीढ़ियां भी इससे पहले गुजर चुकी हैं। लेकिन अभी ये इतनी तेजी से हो रहा है कि ये बस बहुत जरूरी है कि हम इसे समझें और प्रभावी ढंग से इसका मुकाबला करें। थिंक ट्वाइस में शामिल होने के लिए धन्यवाद। चाहे आप हमें किसी भी पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हों या फेसबुक, एक्स या जेएनएस यूट्यूब चैनल पर लाइव देख रहे हों, कृपया जेएनएस को लाइक और सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें और हमें अच्छे रिव्यू दें। साथ ही थिंक ट्वाइस के अलावा एक जॉनथन टोबिन डेली पॉडकास्ट भी है, जहां मैं आपके साथ आज के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर और भी खबरें और विश्लेषण साझा करता हूं। आप जॉनथन टोबिन डेली शो को जेएनएस चैनल पर वहां पा सकते हैं, जहां भी आप अपने पॉडकास्ट सुनते हैं। और अब वापस आज के प्रोग्राम पर चलते हैं। हाँ, मुझे लगता है कि इसे संदर्भ में रखना बहुत जरूरी है। और ये बात तो साफ है कि 7 अक्टूबर के बारे में ज्यादातर चर्चाओं में यह बात गायब है। 7 अक्टूबर पर फिल्म बनाते समय सबसे मुश्किल चीज क्या थी? यह आपके पिछले विषयों से किस तरह अलग था, जिनमें आपने इस सभ्यतागत युद्ध की बात की है? ये अब तक की सबसे मुश्किल फिल्म थी जो मैंने बनाई है, और मेरे लिए सबसे मुश्किल इसलिए थी क्योंकि इसके इसकी बर्बरता, अत्याचार और इसकी भयावहता और इस पर काम करना और इससे कोई विराम न मिलना, यह भावनात्मक रूप से मेरे लिए बहुत बहुत कठिन था। लेकिन सौभाग्य से मुझे एक फाइटर की तरह पाला गया था, और मैं समझ गई थी कि शायद ये अब तक की सबसे महत्वपूर्ण फिल्म है जो मैंने बनाई है, और मुझे बस इससे गुजरना था और जितना अच्छा कर सकती थी करना था। और सौभाग्य से, जैसा कि मैंने कहा है, मैं इससे गुजर पाई और उस सामग्री के साथ काम कर पाई, क्योंकि फिल्म में मेरे पास सबसे अच्छे लोग थे, और यह विश्लेषक थे, पत्रकार थे, ये विद्वान थे जिन्होंने अपनी अद्भुत समझ सामने लाई। हाँ, मैं निश्चित रूप से देख सकता हूँ कि आप जानते हैं यह कितना आघात पहुंचाने वाला है जब आप वास्तव में गहराई से पड़ताल करते हैं कि असल में क्या हुआ था और वह कैसे सामने आया और फिर उसके बाद क्या हुआ। आप जानते हैं यह है, और वास्तव में आप जानते हैं लोग, बहुत से लोग, और आप जानते हैं ज्यादातर लोगों ने वे सबसे ग्राफिक फिल्में नहीं देखी हैं जो असल में क्या हुआ था उसे दिखाती हैं। जाहिर है आपने देखा, पत्रकार जैसे मैं और कुछ लोगों ने देखा है, लेकिन बहुत से लोगों के लिए यह बस एक अमूर्त सी बात है। यह एक तारीख है। यह एक विषय है, और एक ऐसा विषय जिससे आप जानते हैं बहुत से लोग जल्दी ही आगे बढ़ सकते थे, लेकिन उसमें पूरी तरह डूब जाना वाकई बेहद कठिन रहा होगा। हाँ, मुझे लगता है कि एक और बात जो मैं यहाँ ला रही हूँ, वो यह है कि यह सिर्फ 7 अक्टूबर के बारे में नहीं है। फिर से, ये आप जानती हैं, इतिहास, इस नफरत का बनना, ये जो आप जानती हैं, जिहादियों की साम्राज्यवादी गतिविधियां और उनके उपयोगी मूर्ख पश्चिमी कट्टरपंथी। लेकिन ये भी जो बाद में हो रहा है, और ये सिर्फ विश्वविद्यालयों में बाद में क्या हो रहा है ऐसा नहीं है, लेकिन यह वास्तव में इसे पकड़ता है। यह वास्तव में उस लंबी प्रक्रिया को दिखाता है जिसे हम लॉन्ग मार्च कहते हैं, समाजों के भीतर का लंबा मार्च। और यह भी आप जानते हैं
को मौका मिलता है को समझने का कि यह पहले से योजना बनाई गई थी। बहुत समय पहले यह शुरू हुआ था, आप जानते हैं, 30-40 साल पहले। और इससे आपका मतलब है इज़राइल और यहूदियों की वैधता को नकारने की कोशिश। और आप जानते हैं, इज़राइल को नष्ट करने के लिए जिहाद को महिमामंडित करना। हाँ, और ये सिर्फ इज़राइल को नष्ट करने के लिए नहीं है। मेरा मतलब है यहूदी लोगों के साथ जो हो रहा है या 7 तारीख को उनके साथ जो हुआ, अम, ऐसा ही अफ्रीका के नाइजीरिया और अन्य देशों में अफ्रीकी ईसाइयों के साथ भी हो रहा है। अम, ये सिर्फ यहूदी लोगों को नष्ट करने या इज़राइल को नष्ट करने के बारे में नहीं है। यह स्वतंत्र दुनिया को नष्ट करने और उन सभी लोगों को नष्ट करने के बारे में है जो इस्लामवादी विचारधाराओं को नहीं मानते। और मुझे लगता है कि अब हम इसी मुकाम पर आ गए हैं और यह समझना हमारे लिए ज़रूरी है कि हमें सबको एक साथ लाना है। उन सभी लोगों को जो खतरे में हैं और इन इस्लामवादी बर्बरों द्वारा मारे जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ हम तक सीमित नहीं है, बल्कि हम सबसे आगे हैं और इसका सबसे ज़्यादा असर हम पर पड़ रहा है। हाँ, अब इस फिल्म को बनाते समय आपने क्या सीखा जिसने आपको चौंका दिया? मेरा मतलब है, जो लोग 7 अक्टूबर की सच्चाई जानना चाहते थे, उनके लिए वह जानकारी निश्चित रूप से उपलब्ध थी। लेकिन आपने इस फिल्म को बनाने के प्रयासों के दौरान क्या सीखा, जो आपको पहले पता नहीं था? इस फिल्म को बनाने की तैयारी में मैंने बहुत अधिक रिसर्च की और जब मैंने वास्तव में शुरू किया, मैं परिचित थी। अम, क्या होगा? फिल्म में विभिन्न टिप्पणीकारों के योगदान, अपने बारे में कुछ जानने के अलावा, जो ये था कि मुझे इतना अभिभूत होने का खतरा है कि यह मुझे लगभग पंगु कर सकता है और मुझे खुद को बेहतर तरीके से संभालना होगा। लेकिन यह वास्तव में महत्वपूर्ण जवाब नहीं है। महत्वपूर्ण मुद्दा यह है, सामग्री क्या थी जो फिल्म को टिप्पणीकारों से मिली थी, जिसे मैं पहले सही से समझ नहीं पाई थी। और इसमें से कुछ मेरे इंटरव्यूज से है जो मैंने इमैनुअल अतलांगी के साथ किया था, जो लैटिन अमेरिका में हिजबुल्लाह के विशेषज्ञ हैं। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि समझना भी कि वे उत्तरी अमेरिका के लिए एक बड़ा खतरा थे, जो मुझे पता था, लेकिन इसके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं थी। जो साझेदारी लातिन अमेरिका में हिजबुल्लाह के साथ चल रही थी, रूस के साथ उनकी साझेदारी और उनके विमानों के साथ, मुझे नहीं पता था कि उन विमानों में से कुछ इस देश में कुछ लोगों को अवैध रूप से ला रहे थे। तो ऐसी चीजें थी जिन्होंने मेरे लिए बहुत मदद की, जिससे मैं उन बातों को जोड़ पाई जिन्हें मैंने पहले नहीं जोड़ा था। वो अकेली बात नहीं थी, ऐसी बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारी बातें थीं। ये इतना विशाल है कि मुझे समझ नहीं आता कहाँ से शुरू करूं। लेकिन ज्यादातर मुझे लगता है क्योंकि 2012 में, असल में
2011 में मैंने एक फिल्म रिलीज की थी जिसका नाम था अनमास्क्ड जुडियोफोबिया, और उस फिल्म ने ये जांचा कि यहूदी विरोध की घातक भावना किस तरह से फिर से उभर रही है दुनिया भर में। और उस समय ऐसा लग रहा था कि स्थिति वाकई, आप जानते हैं, बहुत खराब थी। तो यहाँ और मुझे पता नहीं था, ऐसा नहीं था। 2011 में जब वो सामने आया तो मुझे यह स्पष्ट नहीं था कि मुझे इस विषय पर वापस आना पड़ेगा। हाँ, और हमें जब नहीं मैं पता था कि ये पहुंची, कितना बुरा है। आप जानते हैं, हमें लगा था कि ये बुरा है, लेकिन हमें नहीं पता था कि यह कितना बुरा है। बिल्कुल सही, और ये कितना ज्यादा खराब हो सकता है इसका अंदाजा भी नहीं था। और जब मैं अब 2011 पर नजर डालती हूँ, ऐसा था, और मुझे पता है कि ये कहना शायद गलत है, लेकिन जब मैं इसकी तुलना में पीछे मुड़कर देखती हूँ तो 2011 बहुत आसान था। आप जानती हैं, और जिस रफ्तार से चीजें हो रही हैं, सब कुछ अब इतनी तेजी से बदल रहा है। ऐसा लगता है जैसे हर दिन कुछ नया हो रहा है। हर दिन कोई नई जानकारी आती है, या कोई और अत्याचार हो जाता है, या फिर और भी ज्यादा लोग जो पहले सामान्य हुआ करते थे, देशभक्त लोग, सही सोच रखने वाले लोग, जो अब इस घिनौनेपन में ऐसे उतर पड़े हैं, इसे रोकने के लिए नहीं, बल्कि इसे बढ़ावा देने के लिए, हाँ, और वो और ये डरावना सोचते है। हुए कि वे ऐसा करके सही और धर्मी हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, और ये एक तरह से महामारी जैसा है। और साथ ही इस फिल्म को बनाने, प्रोड्यूस करने और डायरेक्ट करने के अनुभव से मैंने ये सीखा कि ये और भी ज़्यादा ज़रूरी है कि I- मैं पहले सोचती थी कि ये ज़्यादा ज़रूरी है कि यहूदी और ईसाई खास तौर पर एक साथ काम करें, क्योंकि हमारे सामने एक साझा दुश्मन है जिसका इरादा यहूदी और ईसाई दोनों की हत्या करने का है। और अगर हम एक साथ नहीं आते और दूसरों को भी आमंत्रित नहीं करते, चाहे वे कोई भी हों, अन्य लोग, चाहे वे धार्मिक हों या न हों, चाहे वे हिंदू हों या कुछ और, हमें उन लोगों को एक साथ लाने की जरूरत है। और आज ऐसे लोग हैं, वाकई में। आज के समय में बहुत महान लोग हैं, जैसे कि रिचर्ड लैंडिस, जैसे कि चार्ल्स जैकब्स, जो वास्तव में उन मुद्दों पर काम कर रहे हैं, लोगों को एक साथ लाने के लिए, जिन्हें तथाकथित काफिर कहा जाता है, उन्हें एक साथ लाने के लिए। और हमें यह मिलकर करना होगा, क्योंकि यहूदी लोग संख्या में बहुत कम हैं, और हमारे अपने मुद्दे हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है। मेरा मतलब है, आप जानते हैं, सभी यहूदी ये नहीं समझते कि वे एक कौम का हिस्सा हैं, या ये नहीं पहचानते कि वे एक कौम का हिस्सा हैं, और यह एक असली समस्या है। हाँ, ये मुझे उन सब चीजों की याद दिलाता है जो मैंने पढ़ी है, आप जानती हैं, दौरान नाजी शासन के शुरुआती दौर के बारे में। और वहाँ यहूदियों का एक समूह था जिन्हें लगा कि अगर वे हिटलर का समर्थन करेंगे तो वे सुरक्षित रहेंगे, लेकिन वे ही सबसे पहले मारे गए थे। हाँ, तो हमारे सामने एक जटिल स्थिति है जिससे हम निपट रहे हैं। बिल्कुल सही। अब 7 अक्टूबर के बाद यहूदी विरोधी भावना में जो उछाल आया है, उसने निश्चित रूप से वामपंथ में नैतिक सड़न को उजागर कर दिया है, जिसे आप इस फिल्म में दिखाते हैं। पिछले दशक में हमने वामपंथी विचारधारा के चरमपंथियों के एक वर्ग की जीत देखी है। जैसा कि आपने पहले सही कहा था, उन्होंने अमेरिकी संस्थाओं के माध्यम से अपनी लंबी यात्रा पूरी की, जो अंततः चरम पर पहुंची। शायद 2020 की गर्मियों में ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन के दौरान नैतिक घबराहट के रूम। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आपने इसे बहुत पहले ही आते हुए देख लिया था। आपने 1970 और 80 के दशक में एक प्रमुख यहूदी नारीवादी और प्रकाशक के रूप में यहूदी विरोध का सामना किया था। क्या आप हमें बता सकती हैं कि आपने उस समय क्या देखा था, और आपने उस समय से लेकर अब तक, जब आप यहूदी पहचान को मजबूत करने और इजराइल की रक्षा के लिए समर्पित एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता बन गई हैं, अपनी यात्रा के बारे में बता सकती हैं?
ये मेरी जिंदगी का एक बहुत ही दिलचस्प दौर था। कम से कम इतना तो कह ही सकती हूँ। मैं मैं भोली थी और मैं मूल रूप से जैसे कई और लोग, सभी नहीं, लेकिन हम में से बहुत से लोग इस आंदोलन की लहर में बह गए थे। और इसके कुछ हिस्से ऐसे थे जो तर्कसंगत थे। उसके कुछ हिस्से महिला आंदोलन के वे हिस्से जो समान अधिकारों के लिए लड़ रहे थे। और समान अधिकारों की मांग करना एक बहुत ही सम्मानजनक प्रयास है। लेकिन जैसे किसी भी आंदोलन के साथ होता है, कट्टरता उभर सकती है। और यहाँ भी वही हुआ। और मैं कट्टर नारीवाद में शामिल थी। और मैंने यहूदी विरोध बहुत झेला। और दुर्भाग्यवश उस समय कट्टरपंथी नारीवादी आंदोलन में जो मुख्य यहूदी विरोध मैंने अनुभव किया, वह अश्वेत कट्टरपंथी नारीवादियों से आया था। ऑड्री लॉर्ड एंड अनी लोग। और उस समय सम्मेलनों में अम, ये यहूदी विरोधी जो महिलाएं काली और कट्टरपंथी थीं, वे यहूदी कट्टरपंथी नारीवादियों को डराने की कोशिश करती थीं। कहती थी कि उनकी माताओं को हमारी माताओं के शौचालय साफ करने पड़ते थे, क्योंकि हम सब, आप जानते हैं, अमीर परिवारों से आते हैं। जबकि मेरी माँ तो मेरे हाई स्कूल में सफाई कर्मी थी। और मुझे इसके बारे में बहुत यथार्थवादी समझ थी कि ये सब हमें डराने के लिए बस घिनौने झूठ थे। और इसलिए मैं उसका सामना करती थी। और अम, अगर उनमें से किसी ने या जब भी किसी ने मुझे कोई अपमानजनक नाम से पुकारा, तो मैं भी उन्हें उसी के अनुसार जवाब देती थी। कोई अपमानजनक नाम कहती थी, ताकि वे समझ सकें कि, जैसा कि मेनाहेम बेगिन ने एक बार कहा था, हम कांपते घुटनों वाले यहूदी नहीं हैं। और इसमें मुझे समय लगा। इसमें शायद मुझे 1 साल से 1.5 साल लग गए ये समझने में कि ये आंदोलन बचाया नहीं जा सकता था, कि यह जहरीला था। और इसलिए मैंने सैन फ्रांसिस्को में एक बड़ी रैली में उस सब को अलविदा कह दिया और बाहर निकल गई। और ये वास्तव में, जबकि मुझे सच में बहुत राहत मिली थी कि मैं बाहर निकल गई, it- इसने मेरे भीतर कुछ आघात रह गया। और इसमें मुझे लगभग 4 साल लग गए उस सब से बाहर निकलने में, खुद को आज़ाद महसूस करने में, और अपनी जिंदगी में आगे बढ़कर और भी जरूरी चीजें करने में। हाँ ठीक है, ये साफ है कि नव मार्क्सवादी वामपंथियों ने पश्चिमी सभ्यता और यहूदियों के खिलाफ एक सफल युद्ध छेड़ रखा है। और ये सब आपकी नारीवादी प्रकाशक बनने के समय से ही चल रहा है। लेकिन सवाल ये है, इतने कम लोगों ने इसे पहले क्यों नहीं देखा? या जैसा आपने समझा वैसे और लोगों ने क्यों नहीं समझा कि ये क्या है और ये किस ओर ले जाएगा? मेरा मतलब है, हम बहुत पहले की बात कर रहे हैं। आप जानते हैं, 1980 के दशक की। सही है। आप जानते हैं, मुझे लगता है कि एक नई पीढ़ी ने वामपंथ में इस यहूदी विरोध को पहचाना। आप जानते हैं, महिलाओं की रैली के साथ जो डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव के प्रति प्रतिक्रिया थी। लेकिन वो तो बहुत बात की बात है। जब आपने इसका अनुभव किया, ऐसा क्यों हुआ कि यह, जैसा कि हम आजकल कहते हैं, वायरल नहीं हुआ? इसे बस नजरअंदाज क्यों कर दिया गया? इसकी बड़ी कीमत थी। अगर पूरा जीवन, पूरा माहौल ही महिलाओं के आंदोलन का हिस्सा हो, तो उससे बाहर निकलने की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है।
क्योंकि ऐसा था, वहाँ बहुत सारी बिगड़ी हुई भावनाएं थीं जो लोगों के मन में आंदोलन के बाहर के लोगों के लिए थीं कि आपको ये समझना था कि आप उजाले की ओर जा रहे हैं, अंधेरे की ओर नहीं। आप अंधेरे को छोड़ रहे थे। आप जानते हैं, पुरुषों के प्रति पूर्वाग्रह, उन महिलाओं के प्रति पूर्वाग्रह जिन्होंने अपने परिवार को प्राथमिकता देने का फैसला किया, उन महिलाओं के प्रति भी जिन्हें आकर्षक दिखना पसंद था। मेरा मतलब है, ये सब बहुत अजीब बातें हैं, लेकिन वहां से निकलना ऐसा था जैसे किसी और ग्रह पर जा रहे हूँ। खैर वो आप जानते हैं, वो तो जैसे एक बिल्कुल अलग संस्कृति थी। सही है। सच में? सही है। ये एक ऐसा समुदाय था जिसकी शब्दावली अलग थी। ये दिलचस्प था। मैं बहुत भाग्यशाली थी, मुझे कहना होगा, जिस तरह से मेरी परवरिश हुई। मेरी परवरिश मेरे पिता ने की, जो इज़राइल से बहुत प्यार करते थे। और मुझे याद है जब मैं 5 साल की थी, मैं उनकी गोद में बैठी थी। मेरा जन्म 1950 में हुआ था। वैसे जब मैं 5 साल की थी, बहुत सारे अमेरिकी यहूदी अभी भी यह जान रहे थे कि क्या हुआ था और होलोकॉस्ट में कौन-कौन सी खास घटनाएं हुई थीं। और मेरे पापा को नहीं लगता था। उन्हें मुझे कमरे से बाहर जाने के लिए कहने की जरूरत नहीं लगी जब वो और मेरे चाचा, दूसरे चाचा, आप जानते हैं, इन खोजों के बारे में बात करते थे। तो मैं इसी समझ के साथ बड़ी हुई कि हाँ, इस दुनिया में बुराई है, बुराई असली है, वो मौजूद है। और उन्होंने मुझे ये भी सिखाया कि अगर कभी कोई मेरे यहूदी होने के बारे में कुछ अपमानजनक या घृणित कहे, तो मेरे लिए उनसे लड़ना बिल्कुल ठीक था, जो मैंने किया भी। और उन्होंने भी किया। तो मैं बड़ी हुई ये समझते हुए कि मजबूत बनना है, मुकाबला करना है, डटकर खड़ी रहना बहुत जरूरी था। और यही करना चाहिए। तो जब मैंने उस पागलपन को पार कर लिया जो मेरे अंदर था, जिसमें मैं कट्टर नारीवादी आंदोलन के साथ जुड़ी हुई थी, हालांकि मुझे उस सब आघात को खुद से दूर करने में थोड़ा समय लगा। मुझे पता था कि वहाँ मजबूत, बहुत महान यहूदी लोग हैं वहाँ बाहर। मेरा मतलब है, जब मैं एलिमेंट्री स्कूल में थी, हिब्रू स्कूल में, तो हमारे हमारे हर किसी के इज़राइल में पेन पाल्स थे। मेरी पेनपाल याफा शालोम थी और मैं हमेशा उससे मिलना चाहती थी, लेकिन मिल नहीं पाई। लेकिन फिर भी परिवार अपने बच्चों की परवरिश में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, चाहे उनके बच्चे बड़े होकर मजबूत, गर्वित यहूदी बने या वे खुद को पीड़ित के रूप में देखेंगे। और मुझे लगता है कि आज के युवा यहूदियों के लिए यह एक समस्या रही है, क्योंकि हमने पीड़ित होने पर बहुत ज्यादा जोर दिया है, क्योंकि वोक विचारधारा कहती है कि अगर आप पीड़ित नहीं हैं, तो आप बुरे हैं। सही है। और इसलिए हमने देखा भी, जैसा कि आप जानती हैं, हमने देखा भी, आप जानती हैं, लोग ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि वे सच में पीड़ित हैं, सच में पीड़ित हैं, ताकि वे स्वीकार्य और सम्मानित बन सकें। ये बहुत ही अस्वस्थ है। और परिवारों को ये समझना चाहिए, और मैंने ये रूथ वाइस से सीखा कि ये एक गलती थी। जब हम सिर्फ इस पर ध्यान केंद्रित करें, हॉलोकॉस्ट पर, और वो ये नहीं कह रही हैं, और मैं भी ये नहीं कह रही हूँ कि हॉलोकॉस्ट का अध्ययन करना महत्वपूर्ण नहीं है। बिल्कुल, यह महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारी दृढ़ता का अध्ययन करना भी महत्वपूर्ण है। हाँ, हम यहूदी धर्म या यहूदी पहचान को केवल हॉलोकॉस्ट या सिर्फ यहूदी पीड़ा से परिभाषित नहीं कर सकते। सही है। तो मुझे लगता है कि मेरा आकलन यह है कि मैं कैसे बाहर निकल पाई और जहां पहुंची,
जहां मैं हूं, मैं उस यहूदी विरोध की बात नहीं कर रही हूं जो बाहर है, बल्कि मैं यह कह रही हूं कि फिर से एक संपूर्ण इंसान बन पाना। उसका कारण यह था कि मैं भाग्यशाली थी कि मेरे परिवार ने मुझे सिर्फ हॉलोकॉस्ट के बारे में ही नहीं, बल्कि प्रतिरोध करने के बारे में भी सिखाया। हाँ ठीक है, ये चरम पर पहुंचता है। आप जानते हैं, महिलाओं के आंदोलन में जैसा कि आप बता रहे हैं, यह 7 अक्टूबर के बाद की दुनिया में चरम पर पहुंचता है, जिसमें नारीवादी संगठन, जो कि आप जानते हैं जिन्होंने यौन उत्पीड़न के सवाल और युद्ध के हथियार के रूप में उसके इस्तेमाल को उठाया है, उन्होंने यहूदी महिलाओं को, जो पीड़ित थीं, पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। 7 अक्टूबर के उस पहलू को, क्योंकि उनकी इंटरसेक्शनल गठबंधन फिलिस्तीनियों के साथ है। मेरा मतलब है, यह सब वहीं से शुरू होता है ना? हाँ, आप जानती हैं, यहूदी लोगों और यहूदी राज्य का दानवीकरण बहुत प्रभावी रहा है। और इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर यहूदी महिलाओं और पुरुषों के साथ बलात्कार किया जाए और उन्हें बधिया किया जाए। आप जानती हैं, बस उन्हें टुकड़ों में बांट दिया जाता है। वो असल में कुछ लोगों के दिमाग में ये एक अच्छी बात है। ये यहूदियों से दुनिया को साफ करने जैसा है। और ये ज़रूरी है कि हम इसका असर समझें, कि हमारे पास असल में ये मौका है कि हम यहूदी लोगों और इज़राइल के खिलाफ दानवीकरण और वैधता छीनने के असर को देख सकें। क्योंकि यही वो चीज़ है जो आपको ये कहने पर मजबूर करती है कि ये ज़रूरी नहीं है। हमें इसे क्यों मानना चाहिए? मेरा मतलब है, आप जानते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमने और भी दानवों से छुटकारा पा लिया। हाँ, समझिए आप? मूल रूप से यह विचार कि वे यहूदी जिन्हें 7 अक्टूबर को मारा गया, बलात्कार किया गया, प्रताड़ित किया गया, अगवा किया गया, उन्होंने खुद ही यह सब बुलाया मेरा था। मतलब बिल्कुल है, सही, यही बात बिल्कुल, है। बिल्कुल। आखिरकार बात वहीं आ जाती है, वहीं। और यही हमने, आप जानते हैं, इंटरसेक्शनल लेफ्ट से सुना है। और यही वजह है, जानते हैं, कि नारीवादी आंदोलन 7 अक्टूबर के बाद असफल हो गया। हाँ, हाँ, ऐसा ही हुआ। हाँ, ऐसा ही हुआ। उनके लिए आप जानते हैं, उन इज़राइली नारीवादियों के लिए यह उनके लिए विनाशकारी था क्योंकि उनके साथ विश्वासघात हुआ था। वो सच में सोचती थीं कि उन्हें वैश्विक नारीवादी आंदोलन ने अपनाया है और उन्होंने सच्चाई तब देखी जब उन्हें अपनाया नहीं गया। हाँ, अब बुराई में ये पतन आपने रिसर्च की है और इस फिल्म में उजागर की है। वो साफ तौर पर ऐसी चीज है जिसका सामना राजनीतिक वामपंथी और खासकर यहूदी उदारवादी आमतौर पर नहीं करना चाहते। कई नेक इरादों वाले उदारवादियों में यह प्रवृत्ति होती है कि वे 7 अक्टूबर को जो हुआ उसके प्रति अपनी घृणा और उस पर हुई प्रतिक्रिया को समझने के बीच एक रेखा खींचते हैं, खासकर जब वह प्रतिक्रिया एक ऐसे जन आंदोलन से आती है जिसने या तो उसका समर्थन किया या उसे जायज ठहराया। ये यहूदी विरोधी भावना को मुख्य धारा में ला रहा है। आपको क्यों लगता है कि इतने लोग अपने उन उदारवादी साथियों के बारे में निष्कर्ष निकालने के लिए तैयार नहीं हैं, जिन्होंने 7 अक्टूबर की घटना पर इजराइल का समर्थन करने के बजाय उस पर हमला किया? हाँ, दुर्भाग्यवश अम, वहाँ कुछ यहूदी हैं जो इस स्थिति से बहुत असहज है और उन्होंने यह धारणा अपना ली है कि इज़राइल और 7 अक्टूबर को उस बर्बरता के शिकार इज़राइली लोग इसके हकदार थे। वो सच में सोचते हैं कि वे इसके हकदार थे। जो लोग इतनी दूर तक नहीं जाते, जो लोग ऐसा महसूस नहीं करते कि हाँ, पीड़ित इसके हकदार थे, तो फिर वे खुद को दिलासा कैसे देते हैं, ये सोचकर कि अच्छा, हम वैसे यहूदी नहीं हैं और हम ये साबित करने के लिए कि हम वैसे यहूदी नहीं हैं, इज़राइल के खिलाफ रैलियों में शामिल होंगे, वगैरह। ये एक बहुत ही स्वार्थी, आत्म-केंद्रित दृष्टिकोण है। और अगर आप ऐसे यहूदी हैं जिनमें ये भावना नहीं है, या आप बस यहूदी हैं, और अगर आप खुद को किसी समुदाय का हिस्सा नहीं मानते,
तो फिर अपने लोगों के प्रति कोई वफादारी नहीं रहती। सही है ना? और फिर आपकी वफादारी किसी और के प्रति हो सकती है। uh, the बाहर मौजूद किसी भी इज़राइल विरोधी संगठन या विचारधारा को चुन लीजिए, वही आपकी प्रेरक शक्ति बन जाती है, बजाय इसके कि आप यह समझे कि हम सभी की ये जिम्मेदारी है कि हम ये सुनिश्चित करें कि हमारे लोग फलें फूलें और कि इज़राइल राज्य, यहूदी राज्य, मजबूत और सुरक्षित बना रहे। तो अगर एक तरह से देखें, मेरा मतलब है, मुझे अभी-अभी यह बात सूझी जब हम बात कर रहे थे, इस बातचीत के दौरान, कि यह उन अमेरिकियों जैसा है जो अब देशभक्त नहीं रहे। उन्हें देश के प्रति कोई भी देशभक्ति महसूस नहीं होती। उन्हें देश के प्रति कोई भी जिम्मेदारी महसूस नहीं होती और वे वहां बाहर खड़े होकर अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। हाँ, ये वही बात है। हाँ, बिल्कुल। अब आपको क्या लगता है कि हमास ने मुख्यधारा की मीडिया के इतने बड़े हिस्से को इजराइल के बारे में अपनी झूठी बातें सच की तरह दिखाने के लिए कैसे मना लिया और एक तरह से पूरी कहानी को पलट दिया, जिससे अत्याचार करने वालों और नरसंहार की मंशा रखने वालों को पीड़ित के रूप में दिखाया गया, जबकि जो देश असली पीड़ित था उसे झूठे तौर पर नरसंहार का दोषी ठहराया गया। और यह सब आप जानते हैं, उदारवादी पारंपरिक सोच में 21वीं सदी में हमारे सामने ही आधुनिक ब्लड लाइबल्स कैसे वामपंथी पारंपरिक सोच का हिस्सा बन गए। सही है। उनके पास एक योजना थी। ये सब पहले से ही योजना बनाई गई थी। ये योजना बनाई गई थी। आप जानती हैं, वे सालों से इसकी योजना बना रहे थे और बहुत रणनीतिक तरीके से। तो अगर हम इसके चरणों को देखें, प्रचार और न सिर्फ प्रचार बल्कि पश्चिम का धर्मनिरपेक्षीकरण, इसमें यहूदी समुदाय के बहुत बड़े हिस्से का धर्मनिरपेक्ष हो जाना भी शामिल है, जो लोगों को पीठ मोड़ने की अनुमति देता है, अपनी सामूहिक पहचान या अपने देश से मुंह मोड़ने की अनुमति देता है। और ऐसा हो रहा है, और हम उदाहरण के लिए इसका प्रभाव देख सकते हैं। द न्यू स्कूल और कोलंबिया, जिन्होंने कुछ यूरोपीय विद्वानों को आमंत्रित किया था, जो वास्तव में वोक विचारधारा के जनक थे, जो आप जानते हैं, इजराइल और यहूदियों को श्वेत के रूप में परिभाषित करता है, जो बिल्कुल कि सही। बकवास है, लेकिन लोग ऐसे ही सोचते हैं। और एक पूरी पीढ़ी जो इन विचारों में, आप जानते हैं, इन विचारों में डूबी हुई और विचारधारात्मक रूप से दीक्षित की गई है, जो कभी हाशिए पर थीं। आप जानते हैं, जब आप एक नारीवादी प्रकाशक थे, वे विचार अब पूरी तरह से मुख्य धारा में आ गए हैं। वे शिक्षा व्यवस्था पर हावी हैं। हाँ, वे सच में हावी हैं, और इस हद तक कि सौभाग्य से, लेकिन अभी भी पर्याप्त नहीं। माता-पिता ये समझ रहे हैं कि इन विश्वविद्यालयों में से कई वास्तव में बहुत ज्यादा विषैली हैं। और हम जानते हैं कि वाकई अच्छे परिवार हैं जो अपने बच्चों को बेहतरीन संस्कार देकर और उन्हें पक्के ज़ायनिस्ट बनाकर पालते हैं, और वे विश्वविद्यालय जाते हैं और उन्हें जहर दिया जाता है। उन्हें जहर दिया जाता है, और मुझे लगता है कि यही वजह है कि ऐसे संगठन जैसे कि टिकवा फंड, जो वास्तव में नई संस्थाएं बना रहे हैं, यह बेहद महत्वपूर्ण है। आप जानती हैं, और भी संगठन है, चाहे वे सार्वजनिक हों या निजी, जो आप जानती हैं, एक साथ आते हैं और वे कोशिश करते हैं अपनी जगह वापस पाने की कोशिश करते हैं, चाहे वे जिस भी इंडस्ट्री से हों, चाहे वो एंटरटेनमेंट हो या कुछ भी हो।
और जो वो करते हैं, और बजाय इसके कि इस देश की पिछली पीढ़ियों ने जो किया था, जब यहूदी डॉक्टरों को काम करने की अनुमति नहीं थी और उन्हें अस्पतालों में स्वीकार नहीं किया जाता था, हमने अपने खुद के अस्पताल बनाए। जब यहूदी वकील लॉ फर्मों में जगह नहीं पा सकते थे, तो हमने अपनी खुद की लॉ फर्में बनाई थीं। और मुझे लगता है कि हमारे लिए यह समझना वाकई बहुत ज़रूरी है। हमें बीमार व्यवस्था में वापस नहीं जाना चाहिए। uh, संस्थाओं में हमें स्वस्थ संस्थाओं की ज़रूरत है। बिल्कुल। वही हमें अपनी ऊर्जा लगानी चाहिए और खुद को वहीं जोड़ना चाहिए। साझेदारी करनी चाहिए। अगर हमें किसी और के साथ साझेदारी करनी है, तो हमें स्वस्थ संस्थाओं के साथ ही साझेदारी करनी चाहिए। ये वाकई बहुत ज़रूरी है और इसके लिए हमें खुद को मजबूत समझना होगा। हमें अपने लोगों के इतिहास की सराहना करनी आनी चाहिए, लेकिन हमें घिसटने की ज़रूरत नहीं है। हमें भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है और हमें तो बिल्कुल भी खुशामद करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ। अब शिक्षित वर्गों के बीच, खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका में, यह आम सहमति है कि इजराइल बुरा है और फिलिस्तीनी अच्छे हैं। यह सोच क्रिटिकल रेस थ्योरी, इंटरसेक्शनैलिटी और सेक्युलर कलोनियलिज्म को राजनीतिक विमर्श में लागू करने से उत्पन्न हुई है। लेकिन चाहे यह जैसे भी हुआ हो, इससे कई यहूदियों को यह महसूस हुआ, मेरी राय में, कि वे पूरी तरह से संख्या में कम और अलग थलग पड़ गए हैं। आपके फिल्म में जिस स्थिति की आप रिपोर्ट करते हैं, उसके बारे में आपको क्या लगता है कि यहूदी क्या कर सकते हैं? मुझे लगता है कि कुछ ऐसे हैं, चाहे हम उन्हें राष्ट्र कहें या देश, जिन्हें यहूदियों को सच में छोड़ देना चाहिए। सबसे पहले मुझे लगता है कि यह कहना बहुत ज़रूरी है। मेरा मतलब है, मैं ऐसा नहीं सोचती। मुझे लगता है कि फ्रांस जैसे देशों के लिए, और ऐसा लग रहा है कि यूके को भी उसमें शामिल किया जाना चाहिए, और शायद जर्मनी को भी। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं इस समय एक देश जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स जो निश्चित नहीं है, मुझे लगता है कि um, मुझे लगता है कि हमें इस बात की सराहना करनी चाहिए कि वहाँ कुछ नेता हैं जो वाकई um, हमारे लिए लड़ रहे हैं, हमारी सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं, और हमें आवाज़ उठानी चाहिए और लोगों के साथ साझा करें कि हमने इस देश की स्थापना में क्या योगदान दिया है और हमने जो कुछ भी किया है उसके साथ असल में दुनिया को क्या दिया है, यह बताएं, माफी मांगने वाले अंदाज में नहीं। आप जानते हैं, विनती करते हुए, आपको हमें पसंद करना ही होगा। देखिए हमने कितनी सारी टीकें बनाई हैं, या देखिए हमने कितनी नोबेल पुरस्कार विजेता, वो सारी चीजें जो आप जानते हैं। आप जानते हैं ये सब कुछ, हमें इस पर गर्व होना चाहिए, um, लेकिन हमें इस पर अपने लिए गर्व होना चाहिए। अगर हम इस बात की सराहना कर सकें कि हमने सभ्यता में क्या योगदान दिया है और आगे भी क्या योगदान दे रहे हैं, और किसी भी तरह के आरोपों और बदनामियों को अपनी सोच में न आने दें, अपने आत्मबोध, अपनी पहचान में, तो हमारे पास वो ताकत होगी। जो हमें करना चाहिए वो करने की ताकत होगी, ताकि हम दुनिया के लिए अच्छे काम करते रहें, क्योंकि हम एक समुदाय के रूप में राष्ट्रों के बीच एक रोशनी है। हमें उस स्थान को फिर से हासिल करना होगा, और हमें यह भी समझना होगा कि हमें आत्मसम्मान की ज़रूरत है, कि अगर लोग कोशिश कर रहे हैं हमें बर्बाद करने की, तो हमें लड़ाकू बनना होगा। हमें हर उस तरीके से जवाब देना होगा जिससे हम जवाब दे सकते हैं, और यही हमें अपनी गरिमा और अपने अस्तित्व को बनाए रखने में मदद करेगा। और लोगों को समझने की ज़रूरत है, गैर यहूदियों को समझने की ज़रूरत है, अगर वे पहले से नहीं समझते तो। हम पर हमला करना, हमें राक्षस की तरह दिखाना, असल में वे खुद को ही राक्षस की तरह दिखा रहे हैं।
और उनकी नफरत को बढ़ावा मिलता है। ये मानकर कि ऐसा नहीं है और यह हमेशा से एक संकेत रहा है। हम सभी जानते हैं कि यह हमेशा से एक संकेत रहा है कि जब यहूदी विरोधी नफरत उभरती है, तो यह इस बात का संकेत है कि देशों में या महाद्वीपों में या दुनिया में कुछ बहुत गलत हो रहा है, कि यह खतरे का संकेत है। खतरे का। अगर हम ये भी समझ सकें, तो हम उस आत्मघृणा को बढ़ने नहीं देंगे। मुझे नहीं पता कि मैंने आपके सवाल का जवाब दिया या नहीं। ठीक है, ये काफी अच्छा है, मुझे लगता है। यह भी ध्यान देने की बात है कि खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका में यहूदी अकेले नहीं हैं। मेरा मतलब है, ऐसा लग सकता है, आप जानते हैं, हम उसके एक दिन बाद या कहें कुछ दिनों बाद बात कर रहे हैं। आप जानते हैं, अब्दुल एल सैयद ने मिशिगन में डेमोक्रेटिक सेनेट प्राइमरी जीत ली, जिससे एक खुले तौर पर यहूदी विरोधी व्यक्ति, आप जानते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका की सेनेट में आने की स्थिति में आ गया, जैसे कि जोरा मामदानी न्यूयॉर्क के मेयर बने थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसे लोग नहीं हैं जो उनका विरोध करने की कोशिश कर रहे हैं। भले ही कई उदारवादी यहूदी लोगों ने यहूदी विरोधी भावना के खिलाफ यहूदियों की रक्षा से ज्यादा अपने वामपंथी गठबंधनों को प्राथमिकता दी है। सही है, सही है। और वहाँ एक शानदार अभी अभी एक शानदार बात हुई कि मार्को रूबियो ने अभी घोषणा की है कि अब यह नीति है कि किसी को भी इस देश में आने के लिए वीजा मिलने से पहले उनकी जांच की जाएगी। सभी सोशल मीडिया और अन्य जांच के तरीकों का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जो लोग इस देश में यहूदियों को नुकसान पहुंचाने की मंशा रखते हैं, उन्हें इस देश में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा मतलब है, ये हाँ, थोड़ा लेकिन आप हैरान जानते करने हैं, वाला है। जब आप ये अध्ययन करते हैं कि इन कॉलेज प्रदर्शनों को, जो यहूदियों को निशाना बनाते हैं, ओह, भड़काने वाले बिल्कुल, लोग कौन हैं? ये और जो, आप जानते हैं, विदेशी छात्रों की आमद, खासकर उन देशों से जो यहूदी विरोधी हैं, जैसे मध्य पूर्व और उत्तर अफ्रीका के देश, वह काफी स्पष्ट लगती है। हाँ, और विक्टर डेविस हैंसन ने वास्तव में फिल्म में इसे बहुत सुंदरता से व्यक्त किया है। हाँ, हमें इसे स्वीकार करना हाँ, होगा। और साथ ही रेचल फिश भी। वो इस बारे में बात करती हैं कि विश्वविद्यालयों के लिए कानूनी कार्रवाई करना कितना जरूरी है। आप जानते हैं, और आप जानते हैं, बाहर से लोग विश्वविद्यालय में आकर उकसाते हैं। आप जानते हैं, मुसीबत पैदा करने के लिए, नफरत फैलाने के लिए। हाँ। इस फिल्म से आप अपने दर्शकों को सबसे महत्वपूर्ण क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं चाहती हूँ कि दर्शक इस फिल्म से समझें, वह यह है कि यहूदी और ईसाइयों के खिलाफ और पूरे पश्चिम के खिलाफ जो नफरत फैलाई जा रही है, उसके पीछे कुछ विचारधाराएं हैं। और वे लोग बहुत ही प्रभावशाली रणनीतियां अपना रहे हैं। इसलिए हमें समझना होगा कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वह सिर्फ संवाद करने की बात नहीं है। ये ये लोगों के लिए समझना बहुत जरूरी है कि वे दुश्मन जो यह सब चला रहे हैं, उनकी मंशा जानलेवा है। और उनके अपने शब्दों में, आखिरकार ये सब इसी के बारे में है। वैश्विक खिलाफत स्थापित करने के बारे में, कि दुनिया पर शरीयत कानून के तहत शासन किया जाएगा। ये वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार जब आप इसे समझ लेते हैं। हाँ, फिर बाकी सब उसी से समझ में आ जाता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। खैर, ये एक महत्वपूर्ण बात है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो लोग यह फिल्म देखेंगे वे इसे समझेंगे और मैं इस फिल्म को दिल से देखने की सलाह देता हूँ। ग्लोरिया, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शक और श्रोता अ कलेक्टिव डिसेंट इनटू ईविल को कैसे देख या स्ट्रीम कर सकते हैं और वे ऐसी फिल्मों के निर्माण में कैसे मदद कर सकते हैं? ये फिल्म अब roku चैनल पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध है। ये मुफ्त है जब तक कि आप सब्सक्रिप्शन नहीं खरीदना चाहते, ताकि आप इसे बिना विज्ञापन के देख सकें। और वहाँ डीवीडी भी उपलब्ध हैं। अगर आप docsemittproductions.com पर जाएं
वो डॉक्यूमेंट प्रोडक्शंस वेबसाइट है और वहाँ एक शॉप भी है और आप वहाँ डीवीडीज ले सकते हैं। आप अपने समुदाय के लिए स्क्रीनिंग्स आयोजित कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैं बहुत खुशी से आकर फिल्म पर बात भी कर सकती हूँ, लेकिन आप स्क्रीनिंग्स आयोजित कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आप मुझसे documentproductions.com पर संपर्क कर सकते हैं। आप डैशबोर्ड पर मुझे इस तरह से संदेश भेज सकते हैं। और अभी कुछ समुदाय हैं जहां ये फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका में उपलब्ध है। कनाडा और यूके और मेक्सिको में भी on रोकू चैनल पर। और आगे चलकर कुछ और प्लेटफॉर्म्स भी इस फिल्म को दिखाएंगे। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि 8 नवंबर को यरूशलेम में मेनाकेम बेगिन सेंटर में इस फिल्म की स्क्रीनिंग होने जा रही है। हम उस स्क्रीनिंग में साझेदारी कर रहे हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि स्क्रीनिंग्स कहाँ हो रही हैं, तो आप documentproductions.com पर जाएं और फिल्म पर क्लिक करें। तो वहां आपको आने वाली स्क्रीनिंग्स की सूची मिल जाएगी। ठीक है, ये बहुत ही व्यापक जानकारी है और मैं हमारे दर्शकों और श्रोताओं को सलाह देता हूं कि वे इसे देखने की कोशिश जरूर करें। यह एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्री है। क्या मैं एक बात जोड़ सकती हूँ? जरूर, ये कृपया आपके सवाल कहिए। का हिस्सा था। आपने पूछा था कि लोग इन फिल्मों के निर्माण में कैसे मदद कर सकते हैं। चाहे वह $10 हो या 6 अंकों की राशि, इससे फर्क नहीं पड़ता। दान करके, जो semitproductions.com जैसी संस्थाओं को दान देकर, जो एक 501(c)(3) श्रेणी की गैर लाभकारी संस्था है। आप हमें ये महत्वपूर्ण फिल्में बनाना जारी रखने में सक्षम बनाते हैं। मैं खुश हूं कि आपने यह जोड़ा। यही वह बात है जिसे हम प्रस्तुत करना चाहते थे। खैर, हम अपने दर्शकों का भी धन्यवाद करना चाहते हैं। कृपया याद रखें कि हर दिन जॉनथन तोबिन डेली एडिशन सुनना न भूलें, जिसे आप जहां भी अपने पॉडकास्ट सुनते हैं वहां सुन सकते हैं। और चाहे आप हमें इनमें से किसी भी प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हों, या फेसबुक या एक्स या जेएनएस यूट्यूब चैनल पर हमें लाइव देख रहे हों, कृपया जेएनएस को लाइक और या सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें और हमें अच्छे रिव्यू दें। कृपया हमें think2@jns.org पर लिखें और बताएं कि आप यह शो कहां सुनते या देखते हैं और आपके इसके बारे में क्या विचार हैं। और याद रखें, खुद पढ़ते और सोचते रहें और हम आपसे फिर जल्दी मिलेंगे।